आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी पसमानदा की आवाज़ और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। और 2025 जो है वो शुरू हो गया है। जनवरी का महीना चल रहा है, देखते देखते हफ्ता जो है गुजरने के लिए तैयार है, पूरा महीना भी गुजर जाएगा। पुरानी दिल्ली के बल्ली मारान विधानसभा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। शकील अहमद साहब मौजूद हैं, हेल्प अदर्स फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी। बहुत स्वागत और नए साल की मुबारकबाद शकील साहब। जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि 2025 सभी मेरी माँ, बहनें, भाई, चाचा, ताऊ जितने भी हैं सबको जो है सुरक्षित, भगवान सुरक्षित रखे, अल्लाह खैर व आफियत से रखे और अमन अमान कायम रखे हमारे देश में। जी, सभी को बहुत मुबारक और दुआएं। लेकिन अभी दिल्ली के अंदर खासकर चुनावी माहौल चल रहा है शकील साहब। हम आजकल चुनावों को कवर कर भी नहीं रहे, आई मीन चुनावी मुद्दों पर बात कर भी नहीं रहे, क्योंकि राजनीति जो आजकल की चल रही है, मौजूदा समय में जो राजनीति है मुद्दों से भटक चुकी है। धर्म और जाति के आधार पर राजनीति की जा रही है। देश को आज़ाद हुए 70-75 साल हो गए, आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना लिया, लेकिन आज भी जो है वही टूटी सड़कें, नालियाँ, कूड़ा, कोई विकास नहीं, इस तरीके के मुद्दे आज भी सामने हैं। मेरा सवाल आपसे यही है, जो आज की राजनीति है मौजूदा समय की, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि हर 5 साल में जब भी इलेक्शन होते हैं तो यही मुद्दे सामने आकर के जो है खड़े होते हैं। भाई सीवर भरा पड़ा है, पानी नहीं आ रहा है, सड़कें टूट रही हैं, बेरोजगारी और जो अहम मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, उन मुद्दों पर जो है कहीं भी चर्चा कर देखने के लिए नहीं मिलती है। आप इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं, जो ये सियासी माहौल इस वक्त का चल रहा है? जी वाजिद भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि वाकई जिस तरीके से आज की राजनीति जाति या धर्म पे जाकर अटक गई है और कोई डेवलपमेंट पे बात नहीं होती, बेरोज़गारी पे बात नहीं होती, शिक्षा पे बात नहीं होती, स्वास्थ्य पे बात नहीं होती है। आप देखे होंगे कि अक्सर मीडिया पे जो डिबेट होती है, अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए हिंदू मुस्लिम के नुमाइंदे को बुला करके उस पर डिबेट करते हैं। मैं उन चैनलों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप इस तरह की डिबेट को बंद करें। ये हमारा देश सारे जहां से अच्छा है, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये हमारा देश बहुत प्यारा देश है। और जाहिर सी बात है, ये इसको अंग्रेज़ जब आए थे तो उसने भी सोना की चिड़िया समझ के आया था। और जाहिर सी बात है कि उस वक्त में जब सोने की चिड़िया कहा गया था, और आज उसके बाद और हम सब जाति धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल करके हमने सबकी पुरखों की कुर्बानी है इस देश को आज़ाद करने में। तो मुझे ये लगता है कि जो हमारे पुरखों में भाईचारगी थी, जिस तरह से एकज़हती के साथ अंग्रेज़ को यहाँ से विदा किया और अपने देश का, अपने वतन को उसके चंगुल से छुड़ाया, उनकी कुर्बानी को हमें याद करते हुए हमें आज भी हमें आपस में एकज़हती के साथ रहना चाहिए। ये हिंदुस्तान गंगा जमनी की एक तहज़ीब है। इसी गंगे के पानी से हम वज़ू करके पाँचों वक्त नमाज भी पढ़ते हैं, कोई स्नान करके अपना जो है आस्था पूरता है। हर के अपने अपने आस्था होते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमें संविधान में सबको एक बराबर का हक दिया है। सबको अपने तरीके से खान पान, अपने धर्म को पालन करना, अपने मज़हब की इबादत करना, सबको एकदम फ्रीडम दिया है। तो इसमें हम किसी को किसी की इबादत में उंगली उठाना, उस पर तानाकसी करना या अपने में कुछ ऐसी लैंग्वेज ना यूज़ करें जिससे एक दूसरे का हर्ट हो, तो मुझे इस सब चीज़ों से अवॉइड करनी चाहिए। और मैं ख़ास तौर से मैं हिंदुस्तान की जनता से मैं अपील करूँगा कि आप आज की जो गंदी राजनीति है, जो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, मज़हब के आधार पे, जो हमारे बड़े बड़े सीनियर लीडर जो बहुत ही संवैधानिक पद पे रहते हुए भी जिस तरह का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मुझे ये शोभा नहीं देता। ये सिर्फ वो अपनी चेयर के लिए, अपनी कुर्सी के लालच के लिए वो करते हैं। आज की जनता, आज के युवक समझ चुके हैं, लोगों में जागरूक हो रहा है।
वाजिद भाई, लोग जाग रहे हैं कि जिस तरीके से देख रहे हैं कि जो राजनेता लोग अपनी चेयर को बचाने के लिए अपनी चेयर को बचाने के लिए वो हर हद तक पार हो रहे हैं, और जैसे जैसे लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, मैं आपके चैनल पे मैं कह भी नहीं सकता, मैं दोहराना नहीं पसंद करता हूँ इन चीज़ों को, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस तरीके से अभी हाल में देख रहे हैं कि ऐसे कई नौजवान बच्चे, आप देखिए बीपीएससी यूपीएससी के जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चे बिहार में अभी जो चल रहा है, देखिए उनके ऊपर में कितना लाठी बरसाई गई, किस तरह से बबरता हुआ वहाँ की पुलिस के द्वारा, और वहाँ की जो है प्रशासन उसको देखती रही, और इतना और आज भी हैरत की बात है कि कोई भी ऐसा संवैधानिक पद, न स्टेट गवर्नमेंट न सेंट्रल गवर्नमेंट, उस पर कोई भी एक बात अपनी रखने को तैयार नहीं है, मतलब। तो मुझे बड़ा हैरानी होती है जो आज के युवा, आज जो हिंदुस्तान के फ्यूचर है, जो देश को चलाएंगे, देश के भविष्य हैं, उनके ऊपर में इस तरह का जुल्म हो रहा है, उसके ऊपर में कोई ख्याल नहीं आ रहा है। बच्चियां तालीम से वंचित हो रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है। आप देखेंगे कि हाँ, जगह जगह पे आज क्या है, आज जगह जगह सिर्फ खुदाई हो रही है। किस चीज़ की खुदाई हो रही है? क्या ढूंढ रहे हैं हम? कौन को किसको आस्था से मना कर रहा है? कौन अपने पूजा स्थल से किसी को मना कर रहा है? कोई किसी को कोई ऐसी चीज़ें नहीं हो रही है जिससे हमें खुदाई कर कर के हमें बहुत कुछ मिल रहा है। जो चीज़ें अगर जैसा कि हमें पता है कि 1991 के एक्ट में एक चीज़ें बना दी गई कि जो पहले जो चीज़ें जो जहाँ हैं वो एज इट इज़ रहेगा, चाहे जिसका भी पूजा स्थल हो, वो जिस तरह का भी हो, वो एज इट इज़ रहेगा। जहाँ तक कि मैं तो एक एज ए लॉयर नहीं हूँ जो मुझे एग्जैक्टली पता है कि क्या है, लेकिन जो मैं डिबेट में सुनता हूँ, मुझे ये लगता है कि उस एक्ट को जो कानून बनाया गया है हमारे देश में, बहुत संवैधानिक पद पे हमारे जो चाहे वो लोअर कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में है, उस कानून को इम्प्लीमेंट सख्ती से करें। और जो भी इस तरह के लोग हैं जो समाज में अराजकता फैलाना चाहते हैं, ये धर्म के आड़ में जो है समाज को बांटना चाहते हैं, हमें उस चीज़ों को रोकना चाहिए। अगर ये आज नहीं रोका गया, आज एक मस्जिद की बात है, 2 मस्जिद की बात है, कुछ मंदिरों की बात है, ये फैलता जाएगा और एक हिंदुस्तान में एक दीमक की तरह ये बन जाएगा, जो आने वाले टाइम में ये बहुत ही नुकसान देगा, और कहाँ तक नुकसान देगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो मैं अपने जुडिशियल से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़, कुछ जुडिशियल से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जजेज़ हैं जिन्होंने ऐसी स्पीच दिया है, जिस प्लेटफॉर्म पे दिया है, वाकई मुझे हैरत है कि हमारे इतना बेहतरीन जुडिशियल है, और हम सब अपने जुडिशियल पे, अपने संविधान पे, अपने देश के कानून पे हम पूरा यकीन रखते हैं। और लेकिन वहाँ पे भी कहीं न कहीं कुछ जुडिशरी से हमें हट हुआ कि इस तरह का बयानबाजी सरेआम देते हैं। मैं उनसे भी नसीहत देता हूँ, मेरा रिक्वेस्ट है, दिल की गहराई से मैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप इन तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। हमें आपसे ये उम्मीद है कि आप एक ऐसे संवैधानिक पद में रहते हुए हमें एक ज़हदी का प्रेरणा देना चाहिए, हमें भाईचारे का प्रेरणा चाहिए, हमें अपने संविधान का हवाले देना चाहिए जो बाबा भीमराव अम्बेडकर बना के गए हैं, उस पे 100% हमें अमल करने की को आप गाइड करें कि हमारा क्या कैसे क्या करना है। ये राजनीति दबाव में आकर के, थोड़ी सी कुर्सी के लालच में आकर के अपने आप को ईमान न बेचें। और मुझे यकीन है हमारा सुप्रीम कोर्ट भी है, जाहिर सी बात है, लोअर है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी है, तो मुझे यकीन है और मुझे अपने संविधान, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा यकीन है कि ये जिस तरह की जो अराजकता फैली जा रही है दिन ब दिन, इसे जो है कहीं न कहीं जो वो ब्रेक लगाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए शकील साहब, बहुत सारी बातें आपने कही, हालांकि लोग इस चीज़ को समझ भी रहे हैं और जागरूक भी हो रहे हैं। आप देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी के आज आप लीडर देख लीजिए, किसी को टिकट नहीं मिला तो जो जिसका विरोधी था वो उस पार्टी में चला गया, कोई इधर से उधर हो रहा है, कोई इधर से इधर आ रहा है। मतलब अब ये सब राजनीति से प्रेरित लोग हैं। और दूसरा, ये जितने भी मुद्दे आज हम देख रहे हैं, जैसे आपने बताया कि जुडिशरी जो है किस तरीके के बयान हैं, वो सब सोशल मीडिया पर वायरल रहती हैं सारी चीज़ें, उनका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और हम ज़रूरी समझते भी नहीं हैं। रही खुदाई की बात कि भाई यहाँ खुदाई हो रही है, वहाँ खुदाई हो रही है, तो जहाँ खोदना है वहाँ खोदो, हम तो कह रहे हैं, मगर उससे हासिल क्या हो रहा है? सवाल तो यही है ना, आपका भी, हमारा भी और जनता का भी। आम आवाम जो है,
हम सोशल मीडिया को भी देखते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी बहुत सारी खबरें और बहुत सारे लोगों के ऐसे इंटरव्यू आए जो वहाँ के संभल की, जैसे हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर ही इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा खुदाई चल रही है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, मगर आपको क्या लगता है कि बजाय हम आगे जाने के, क्या पीछे नहीं जा रहे हम इस तरीके की कार्यवाहियों से? बिल्कुल वाजिद भाई, मैं वही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि ये आज की डेट में ज़रूरत थी कि हमें कहाँ किस ये यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन सी फैकल्टीज़ में हमारे स्टाफ की कमी है, प्रोफेसर लेक्चरर की कमी है, हमें वहाँ पे उसको नियुक्त करना चाहिए। चूँकि आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में जो पहले भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या जो सब की बद से बदतर हालत है, आज के डेट में वहाँ पे 25% भी स्टाफ नज़र नहीं आ रहे हैं, मतलब है ही नहीं, वैकेंसी फुलफिल नहीं हो रही है। हैं आप बाकी आप जाके देखिए, आज भी जितने भी मेडिकल्स हैं, एम्स है या स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, आप जाएंगे वहाँ डॉक्टर से नहीं है। एक एक डॉक्टर 36-36 घंटे खटा रहे हैं। आप एडमिन पार्ट में जाइए तो एक एक सिपाही 36 3-3 4-4 दिन काम कर रहे हैं, वो कंटिन्यू रह रहे हैं। मतलब बताए कहाँ से होगा डेवलपमेंट। हम चूँकि जहाँ पे अब जिस महकमे भी आप जाइए, हर जगह सीटें खाली ही खाली है। ना एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीट फुलफिल है, ना आपको मैं ऐसे स्वास्थ्य के विभाग में कोई मेडिकल के विभाग में सीटें खाली है, ना आपका जुडिशल में आप देखेंगे वहाँ भी जजेस की बहुत सारी सीटें खाली है। तो आप कहाँ देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? आपकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 1,40,00,000 की आबादी है हमारी, 1,40,40 करोड़। अब आप सोच सकते हैं कि हमारा रेशियो जो है 20 से 25 पर यंग ये बच्चे होते हैं, बच्चियाँ होती हैं, उनका साल में कितने बच्चे कौन डॉक्टर्स बना, कितने इंजीनियर्स बने, कितने प्रोफेशनल कोर्सेज किए। कभी हमने ये डाटा कलेक्ट किया कि हमने इस साल में इतने बच्चों को इतने प्रोफेशनल कोर्सेज किया, उसमें हमने कितने बच्चों को हमने रोज़गार दिया? ये डाटा किसने कलेक्ट किया? लेकिन हम जाति जनगणना की हम तो बातें कर रहे हैं, क्या हमने शिक्षागत जनगणना नहीं करना चाहिए कि हमारे बच्चों में हमारे कितने बच्चे के किस रेंज के कितने क्वालिफाइड हैं, कौन कौन सी डिग्रियाँ हैं, कौन बच्चे बेरोज़गार हैं, कितने रोज़गार हैं? क्या इसकी जनगणना हमें नहीं करनी चाहिए? हमें सबसे पहले इसकी जनगणना करनी चाहिए, और तभी और हमें उसको प्रॉपर वे में प्लेसमेंट करनी चाहिए। तभी हमारा आज हमारे बच्चे जो है बाहर जाते हैं, गल्फ़ में जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं वो? क्यों जा रहे हैं? क्या यहाँ वो अपना योगदान नहीं सकते? अपनी शिक्षा, अपनी सोच, अपनी समझ जो उनके अंदर में है वो यहाँ भी अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जॉब ही नहीं है। और जो बच्चे जाते हैं, आप बताऊं कि वो जो बच्चे जा रहे हैं बाहर में, मैं दावे से कहता हूं कि 80% बच्चे अपने पेरेंट्स से भी अलग हो जाते हैं, अपने देश से अलग हो जाता है, अपने भाई बिरादर से अलग हो जाता है, वो बच्चे वहीं जाके रह जाता है। तो हम तो ये बहुत बड़ी लॉस कर रहे हैं अपने आप को, बहुत बड़ा खो रहे हैं हम, हैं। तो ये चीज़ें जो है ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं इनको ये सोचना चाहिए कि ये खुदाई में कुछ रखा वो नहीं है। प्रधानमंत्री से मैं पर्सनली मेरा ये मद्दवाना रिक्वेस्ट है, उनकी गुजारिश है कि इस तरह की चीज़ों को जो है बंद की जाए। अब मैं मोहन भागवत जी की बातों को मैं सराहता हूँ, मैं सादर प्रणाम करता हूँ मैं उनको कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि इन चीज़ों में, इस तरह की चीज़ों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। ये इस तरह की विवाद फैला करके देश हित के लिए सही नहीं है। मैं उनका वाकई में उनका मैं नमन करता हूँ, और मुझे यही चीज़ है हम सब की सोच में होनी चाहिए। और ये आज के डेट में जो भी राजनेता हैं, चाहे जिस भी पार्टी के दल के हो, हमें उनको भी ये चीज़ें समझनी पड़ेगी आज की डेट में कि जो हम खुदाई करने जा रहे हैं, या जिस तरह के बुनियाद डालने जा रहे हैं, या जिस तरह से हम समाज को बांटने की बात करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं आज तो किसी गरीब के बच्चे झुलस रहे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में आपके बच्चे भी इस आग में झुलसे। तो इसको जितना जल्दी हो इससे रोका जा सके। बिल्कुल, बहुत बड़ी फ़िक्र की बात है ये, और गौर करने वाली भी बात है, क्योंकि जो नफ़रतें आज फैलाई जा रही हैं धर्म के आधार पर, ज़मीनों को खोद करके या और दूसरी बहुत सारी ऐसे बयानबाजी करके, वो कहीं ना कहीं आज, अगर वो है ना, एक शेर है, आए लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ हमारा मकान थोड़ी है। तो नफ़रत जब फैलती है तो ऐसा नहीं है कि उससे सिर्फ एक नुकसान, एक शख्स को नुकसान होता है, वो अपने साथ न जाने कितने लोगों को साथ लेकर के जाती है, और कई पीढ़ियों दर पीढ़ियों को जो है उसका सामना करना पड़ता है, और उसका एहसास जो है वो कहीं ना कहीं रहता है।
हमारी कोशिश जो है एक शाम टीवी की भी वो यही है, हमने अपने चैनल पर भी एक यह मुहिम चला रखी है शकील साहब, कि सबका ईश्वर एक है, सत्य धर्म और सनातन धर्म। आखिर धर्म को समझ तो लें पहले। जो आज खोद रहे हैं, मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, अलग अलग धार्मिक लोग जो हैं, जो धर्म की बात करने वाले लोग हैं, वो कम से कम पहले अपने धर्म को समझ तो लें। चाहे वो मुसलमान हो, इस्लाम को मानने वाले हों, या हिंदू धर्म के जो सनातनी हैं वो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो कम से कम अपने धर्म को कह तो लें, समझ तो लें कि आखिर धर्म कह क्या रहा है। तो हम इस पर भी चर्चा कर रहे हैं लगातार। ये अपने दर्शकों से कोशिश भी कर रहे हैं कि मतलब आप उसको वीडियो को देखें ज़्यादा से ज़्यादा। हालांकि वो आधे घंटे का हमारा एक प्रोग्राम है। इसके साथ में हम नए साल में एक और शुरुआत करने जा रहे हैं कि हमारा दीन और हमारी विरासत ये कहाँ से शुरू हुई और हिंदुस्तान के अंदर कैसे ये फैली, ये हमारा नया कार्यक्रम रहेगा। इस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे आपसे। लेकिन अब ये जो नया साल है, इसमें हम एक ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि जो कुछ हमने पिछले सालों में देखा और जो ये साल गुजरा है जो 2024, इसमें जिस तरीके से नफ़रतें फैलाई गई, जो भी इसमें राजनीति हुई, वो कम से कम अब ख़त्म होगी। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है 2025 में कुछ हवा बदलेगी, मोहब्बत की हवा चलेगी क्या कुछ? बिल्कुल, मोहब्बत की हवा चलनी चाहिए, मोहब्बत की दुकानें खुलनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हमें सबसे बड़ा धर्म एक इंसानियत का है। और जो शख्स आज ये कहते हैं कि इस्लाम धर्म में सिर्फ नफ़रतें और टेररिस्ट ही पैदा करते हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, इस्लाम धर्म बहुत ही मोहब्बत का पैगाम देता है, भाईचारा का पैगाम देता है। इस्लाम धर्म के अंदर में ये लचक है कि अगर कोई पड़ोसी, चाहे वो राम हो, रहीम हो, श्याम हो, सुंदर हो, अगर वो भूखा है तो आपकी सारी इबादत ख़त्म है, ज़ीरो है। आप उनको अपने पड़ोसी का ख्याल रखना है, किसी से मुस्कुरा के बात करनी है, तेज़ आवाज़ में बातें नहीं करनी है, किसी के मामलात लेन देन है तो आपके, जब तक आपका मामलात अगर राम और श्याम से है, शकील से है, तो आपको पहले अपने मामलात इसी दुनिया में ख़त्म करना है, आखिरत में आपको उसका कोई मुआवजा नहीं है। तो ये चीज़ें आप देखिए, इस्लाम धर्म में तो काफ़ी चीज़ें मोहब्बत से कायम किया गया है, न कि इसको तलवार के नोक पे जो है इसको किया गया है। तो मैं इसी तरह से सनातन धर्म को कहता हूँ, ये वो भी मोहब्बत का ही पैगाम देते हैं। तो ये जब हम सब एक, सबसे पहले हम एक भारतीय है कि हिंदुस्तानी हैं, हमारा मज़हब है कि हमारे बड़ों ने भी ये सिखाया, हमारे ग्रंथ में भी है कि पहले हम अपनी जिस सरजमीन पे है, हम इनकी पहले हाँ, वतन परस्त रहे। अब अपने वतन के लिए अपने जिस्म का एक एक कतरा भी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम देने के लिए, बलिदान देने के लिए हम तैयार रहें। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि जो नई जनरेशन है, जो नए यंग हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो अपनी जो नौकरी पेशा से त्रस्त हैं, परेशान हैं, जिनके जॉब एजुकेशन है पर हाथ में जॉब नहीं है, मैं वो समझ सकता हूँ कि शायद आज की राजनीति को वो समझ रहे होंगे और इस तरह की जो नफ़रत की राजनीति करने वाले हैं उसको नकारेंगे और अपने देश हित के लिए, अपने फ्यूचर के लिए वो आगे बढ़ेंगे। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अभी जैसे शकील साहब हम देख भी रहे हैं कि आप एक सामाजिक संगठन भी चलाते हैं, हेल्प अदर्स फाउंडेशन, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था। हेल्प अदर्स में और क्या कुछ आप नया करने जा रहे हैं या क्या कुछ नया कर रहे हैं? किस तरीके से उसको आगे लेकर के चल रहे हैं? कितनी कामयाबी उसमें मिल रही है? लोग कैसे जुड़ रहे हैं? क्योंकि हम भी लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो दर्शकों को भी बता दें आप किस तरीके से काम कर रहे हैं और जो पर्दे के पीछे रह करके आपको सपोर्ट करते हैं। वाजिद भाई, मैं बता दूं कि हेल्प अदर फाउंडेशन को ज़्यादा दिन नहीं हुआ, एक साल 2 महीने हुए हैं और मैं चंद साथी हम लोगों ने, चूँकि पिछले कई सालों से जो देश का माहौल था और जिस तरह से कोरोना का भी पेन आया, मतलब कोरोना की हालत, उस वक्त में भी हम लोगों ने ऑक्सीजन और राशन किट का, खाने का बांटने का काफ़ी काम किया, हम सब दोस्तों ने मिलके। तो उसी वक्त एक फ़िक्र आया कि जो ऐसे लोग मुझे सामने से आए और ऐसे ज़रूरतमंद आए कि वाकई उसे देख करके और सुन करके आंखों में आंसू आ जाता था। तो हम दोस्तों ने कहा कि क्यों नहीं हम एक जो है एक तंजीम बनाया जाए,
एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए और हम कलेक्टिव जो है सारे समुदाय के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब मिल करके एक ऐसी संस्था बनाई जाए ताकि हम लोग और बेहतर जो है इसकी सेवा कर सके, लोगों की खिदमत कर सके। क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ी खिदमत इंसानी खिदमत होती है। तो वो जो फ़िक्र महसूस हुआ, तो हम चंद दोस्तों ने मिल करके हेल्प अदर फाउंडेशन को कायम किया। 1 साल 2 महीने हुए हैं। इसमें सभी जाति धर्म के मेंबर्स भी हैं और मैं आपको बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह सबकी कुर्बानी इसमें बराबर है। सब आदमी को एक ही फ़िक्र रहती है एज ए इंसानियत के नाते। जैसे मेडिसिन के मामले में देखा होगा, कई बार हेल्थ चेकअप का लगाया, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, अभी देखा होगा कंबल वितरण का, हाँ, ब्लैंकेट का डिस्ट्रीब्यूशन का काम हुआ। जैसे कि राशन किट का गाहे बगाने हम लोग करते रहते हैं। और अभी जो कुछ बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो कि यहाँ इस दिल्ली 6 का एरिया है, प्रवासी मज़दूर बच्चे सब ज़्यादा होते हैं, मतलब उनकी मज़दूर बच्चों के, तो उनके लिए हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन का भी हमने इंतज़ाम किया है। वहाँ टीचर्स आती हैं, वो पढ़ाती हैं। तो और आगे भी हमारा एजुकेशन के ऊपर में ज़्यादा फोकस है। जो बच्चे अपनी क्लास में टॉप करते हैं, जो 10वीं 12वीं में टॉप करेंगे, जो नीट निकालेंगे, ऐसे बच्चों के लिए हम फ्री ट्यूशन का भी और उनको अवार्ड से भी नवाजेंगे, ताकि और बच्चों में ये जागरूक हो, हौसला अफजाई हो। और मैं आपके माध्यम से मैं एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग एक छोटा-मोटा एक बिज़नेसमैन है सारे दोस्त, उसके अंदर में हम सब के अंदर में एक ही फ़िक्र है कि आज की डेट में चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, स्कीम्स तो बहुत सारे निकाल देते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट जो है शायद 10% भी नहीं होता है। बहुत जैसे आप, मैं एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। दिल्ली सरकार के अंदर में EWS की स्कीम्स है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गए, लेकिन EWS के ऊपर में उसका इलाज नहीं हुआ। सालों साल धक्का खा रहे हैं, लेकिन वहीं पे फिर वहाँ दलाल को दो, फिर काम बन जाता है। वैसे आयुष्मान कार्ड है, वहाँ पे भी वही चल, दलाली चल रही है। वहाँ पे वही चीज़ है, जो ऑफिसर्स और हॉस्पिटल के बीच में उनका टाई अप है, और जिनका ये कमीशन जाता होगा, बाकी लोग धक्का खाते रहते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, आप जो भी लुभाने की जो भी स्कीम्स निकालते हैं, जो भी स्कीम्स निकालते हैं, आज की डेट में उसको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करें। मैं ये नहीं कहता कि 100% इम्प्लीमेंट नहीं हुआ या हुआ, लेकिन मैं हमारे NGO के अंदर में जो भी स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी जन सुविधा के लिए जो भी स्कीम्स निकलती है, उसको हम अवेयरनेस देते हैं कि आपका ये कैटेगरी है, ये चीज़ है, आप ऐसे फॉर्म फिलअप कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 स्टाफ हमने बैठा रखा है, जिसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्री वर्क है, जो भी क्लर्कियल जॉब है, वो उसको गाइड करता है, उसको ऑनलाइन पोर्टल पे उसका जो है सबमिट करता है। हम ये भी काम करते हैं। तो मुझे ये महसूस इसलिए है कि इसलिए ये चीज़ हुआ कि ना तो हाँ, मैं फिर बेनिफिशियरी को नहीं मिल पा रहा है। गवर्नमेंट ने स्कीम्स तो निकाल दी, लेकिन उसका अवेयरनेस का प्रोग्राम कहाँ है? उनकी ऑफिसेज कहाँ हैं? कौन उसको हेल्प कर रहा है? कोई देखने वाला नहीं है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल निकल करके आया है। जी, सरकार की योजनाएं जो हैं, वो खास करके हम अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी की बात करते हैं। एक तो उनमें जागरूकता का अभाव होता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, केंद्र सरकार की या राज्य सरकारों की जो स्कीमें होती हैं लाभकारी, वो एक तो जागरूकता के अभाव से मुस्लिम माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक हैं, वो उन तक उनका लाभ नहीं पहुंच पाता। और जो जागरूक हैं लोग, उनको जागरूक कर रहे हैं, तो वो अगर जैसे शकील साहब लाभ पहुंचाना चाहते हैं अपने ज़रिए, अपनी संस्था के ज़रिए सरकारी योजनाओं का, तो अब वो उस कैंडिडेट को उसका लाभ पहुंचा ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है उसमें। चाहे वो EWS से इलाज की बात हो या एडमिशन की बात हो स्कूल में EWS से, या आयुष्मान कार्ड की। तो ये ऐसी तमाम बातें हैं जिस पर बात करने की, गौर फिक्र करने की और तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन आज हम तवज्जो दे रहे हैं, वो जो सारी चीज़ें हैं वो सबके सामने है, बार बार दोहराना हिंदू मुस्लिम ये वो। रही नेता की, अगर कोई भी हमारा नुमाइंदा हम चुनते हैं, चाहे वो पार्षद हो या विधायक हो, आज हम देख रहे हैं कि विधायक वो 20 दिन के अंदर अपने रुके हुए सारे काम जो 5-5 सालों से थे वो चल रहे हैं। गलियां बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, सीवर लाइन डल रही हैं। तो जो काम आज 1 महीने में हो रहा है, कंप्लीट किया जा रहा है, वो काम पिछले 5 सालों में भी हो सकता था और वो किया जा सकता है। लेकिन अब क्या
क्या कह सकते हैं इसके बारे में? जनता तो सब जानती है, लेकिन अब जनता को भी इस पे बोलना पड़ेगा। लेकिन जनता लेकिन जनता लेकिन जागरूक शकील हो साहब, रही है, हाँ जनता नहीं, जागरूक हो जनता रही है। जागरूक तो हो रही है, लेकिन अभी क्या है, जनता ने अपने जो रिश्ते बना रखे हैं ना, कि अगर हमने इसको कुछ बोला अपने नुमाइंदे को तो वो नाराज़ हो जाएगा। ये वाले जो रिश्ते बना रखे हैं, अगर हम अपने काम के लिए भी नहीं बोलेंगे अपने चुने हुए नुमाइंदे से, तो फिर किससे बोलेंगे? आज 20 दिन के अंदर भी काम हो रहे हैं ना, विधायक आज भी तो काम कर रहे हैं, तो वो 5 सालों तक क्यों नहीं मैं करते? इसी बात पे मैं हालांकि हम इस पे चर्चा करना नहीं चाहते थे, क्योंकि पहले ही शुरू में बोल दिया था, लेकिन ये भी इसी इंटरव्यू का, हमारी जो ये नॉर्मल सी बातचीत चल रही है उसी का एक हिस्सा अब बन चुका नहीं, है। बिल्कुल है। मैं दिल्ली वासियों से मैं अपील करना चाहूँगा कि ये दिल्ली में इलेक्शन है और अपने मत का पूरा प्रयोग करें, अपने अधिकार का पूरा प्रयोग करें। ये बहुत बड़ा महापर्व होता है देश हित के लिए और आपके फ्यूचर के हित के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके समाज के लिए। तो हम सबको जो है आप वोट डालने का जागरूक एक दूसरे को करना चाहिए और बिल्कुल करना चाहिए। किसी जात धर्म पात पे नहीं करना चाहिए, किसी जात बिरादरी पे नहीं करना चाहिए। जो कैंडिडेट लगता है कि नहीं ये मेरी बात को रख सकते हैं, मेरे समाज की बात को समझ सकते हैं, देश हित में कर सकते हैं, उनके लिए आप खड़े हों और अपना वोट ज़रूर डालें। और अगर कहीं पे लगता है कि नहीं ये कैंडिडेट हमारे लिए कहीं से सूट नहीं करता है या दल बदलू है या आज इसको देंगे किसी या मालूम हुआ कल और अपने चेयर के लिए वो सीटें चेंज हुआ, जैसे अभी हुआ, अभी दिल्ली सरकार में हुआ है कि दो दिल्ली सरकार के मंत्री ही जो है से रिजाइन दे करके दूसरे दल में चले गए। तो मुझे ऐसे पाखंडियों को भी आपको पहचानना है और उन लोगों से भी बचना है कि इस तरह के लिए आप अपने आप को समाज में भी कभी कभी वोट डालने के में एक दूसरे से जो है तानाशाही या झगड़ा और दुश्मनी पैदा हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ें अच्छी है देश हित के लिए, आपके लिए, आपके समाज के लिए। हमें अपना वोट 100% डालना चाहिए और अपने समाज हित के लिए, अपने देश हित के लिए डालना चाहिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए डालना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब बात करने के लिए। मुझे लग रहा है कि अब हमारी बात जो है कंप्लीट हो गई। अगर कुछ रह रहा है तो बताइए, क्योंकि अगली कड़ी में भी फिर मुलाकात करेंगे। जो शकील साहब अपनी संस्था के जरिए जो बच्चों को ट्यूशन दिला रहे हैं, कोचिंग चल रही है, वो भी हम दिखाएंगे आपको अगले एपिसोड में। बाकी हमारी आप सबसे, जो भी हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, उन सबसे एक गुजारिश है कि हमारी इस बात पे आप भी गौर करें, फिक्र करें और सोचें और समझें, और सोच समझ करने के बाद में हमें कमेंट करके भी बताएं हमारी इस पूरी राय पर आप अपनी क्या राय रखते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपसी मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देने की आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो राजनीति को साइड रख करके जो समाज कहता है और जो धर्म कहता है, उस पैगाम को, उस संदेश को आगे तक पहुँचाएं। अभी तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।